हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चा, मैक्रो की लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारी यूनिट 1 नेशनल इनकम पूरी कंप्लीट कर ली। नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास में 4 चैप्टर्स हैं। चारों चैप्टर्स हम लोगों ने काफी डिटेल के अंदर वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर लिए। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 2, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। इस यूनिट के अंदर हमारे पास में 2 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 5 है मनी एंड चैप्टर नंबर 6 है बैंकिंग। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 मनी। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। अच्छा देखो, पहले तो मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद में इसी लेक्चर के अंदर हम लोग आपकी बुक के अंदर जो पीछे पावर बूस्टर्स गिवन है उसके अंदर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स गिवन है, वो सारे टॉपिक्स भी हम इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो एक डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर है, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। इट विल रियली गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 5 मनी। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखो, बहुत पुराने जमाने की हम बात कर रहे हैं, तब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, पैसे जैसा कुछ भी नहीं होता था, तब चलता था बार्टर सिस्टम। अब इस बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में लोग गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे। पैसा तो था नहीं भाई, तो लोग क्या करते थे, गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा एक ये फार्मर है, और ये जो फार्मर है ये फार्मर वीट ग्रो करता है, और एक फार्मर ये है, ये जो फार्मर है ये वेजिटेबल्स ग्रो करता है। अब मैंने कहा इस फार्मर के पास में क्या है, वीट है। अब भाई सिर्फ ये वीट खाकर तो काम नहीं चला सकता, इसके पास में वीट है, ये चाहता है ये अपना वीट बेचे। जब ये वीट सेल करेगा, जाहिर सी बात है मनी नहीं आएगी, क्योंकि मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सोच रहा है यार मैं मेरा वीट सेल करूं और बदले में मुझे क्या मिल जाए, कोई वेजिटेबल मिल जाए, आलू मिल जाए, भिंडी मिल जाए, टमाटर मिल जाए। तो यहाँ पर ये फार्मर क्या कर रहा है, अपना वीट इस फार्मर को सेल कर रहा है, और इस फार्मर के पास में क्या है, वेजिटेबल्स है। ये फार्मर इससे वीट परचेज कर रहा है और क्या सेल कर रहा है, वेजिटेबल सेल कर रहा है। तो यहाँ पर गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, इस तरह के एक्सचेंज को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे पास में ये एक फोन है, मैं मेरा फोन सेल करना चाहती हूँ, और बदले में मुझे एक बढ़िया से शूज चाहिए, मुझे स्केचर्स के शूज चाहिए। तो मैंने कहा आप मेरा फोन ले लो, और आपके पास में ये जो स्केचर्स के शूज है ये शूज मुझे दे दो। तो गुड्स से गुड्स का जो एक्सचेंज होता है, इस सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। समझ में आ गई बात। इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर्ड टू एज बार्टर एक्सचेंजेस। अब यहाँ पर मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मनी यहाँ पर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करी जाएगी। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है कि भैया मेरे पास में एक बढ़िया सी गाय है, मतलब पुरानी वाली दुनिया को अज्यूम कर लो, तब तो यही होती थी, काव होती थी, हॉर्सेस थे, शीप्स थी, गोट्स थी। मेरे पास में एक बढ़िया सी गाय है, तुम मेरी गाय ले लो और मुझे 20 किलो गेहूं दे दो, मेरे घर में शादी है। इस तरह के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। समझ में आया। अब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर बार्टर सिस्टम चलता है, जहां पर गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है, इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है C2C इकोनॉमी या फिर बार्टर इकोनॉमी। समझ में आया। C2C इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर कमोडिटीज। मैम, कमोडिटीज क्या होता है, गुड्स को कमोडिटीज बोलते हैं। कोई भी गुड्स है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, टीवी है, लैपटॉप है, खाने का आइटम है, कपड़े हैं, फुटवियर्स है, एसी है, गाड़ी है, ऑल दीज आर गुड्स। सो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है, इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं C2C इकोनॉमी या फिर बार्टर इकोनॉमी। समझ में आ गया अच्छे से। बहुत पुराने टाइम की बात है। देखो, फिर से मेरी छत पर से एरोप्लेन गया, मतलब ये साउंड बार बार हर वीडियो के अंदर आता है एरोप्लेन वाला। तो देखो, समझ में आया। हम बात करते हैं कि इस बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मतलब इसके क्या लिमिटेशंस थे, इसकी क्या कमियां थी। तो इसका जो सबसे मेन ड्रॉबैक था वो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बार्टर सिस्टम का सबसे मेजर, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो, सबसे पहले ये समझो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता क्या है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है पैसा तो एग्जिस्ट करता नहीं है,
अब मेरे पास में जो चीज है जो मैं सेल करना चाहती हूँ उसकी आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्लस आपके पास में वो चीज होनी चाहिए जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। मतलब हम लोग म्यूचुअली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, हम दोनों के पास में वो गुड्स अवेलेबल होने चाहिए जिनकी हम दोनों को रिक्वायरमेंट है। जो मेरे पास में गुड अवेलेबल है उसकी आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्लस आपके पास में भी वो गुड होना चाहिए जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, तभी तो एक्सचेंज पॉसिबल है। दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने कहा मेरे पास में वीट है, मेरे पास में वीट है और मुझे बदले में एक बढ़िया सा फुटवियर चाहिए, बढ़िया सा शूज चाहिए, स्केचर्स का शूज चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगी कि भैया मेरे पास में जो वीट है क्या उसकी किसी को रिक्वायरमेंट है। भाई साहब आपको मेरा वीट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आपको चाहिए? नहीं चाहिए। आपको चाहिए? अरे वाह, एक बंदा मिल गया जिसको मेरे वीट की रिक्वायरमेंट है। अब इस बंदे के पास में भी तो स्केचर्स होने चाहिए ताकि मैं इससे स्केचर्स लूं और मेरा वीट इसे सेल कर दूं। दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बहुत ही भारी समस्या थी बार्टर सिस्टम की। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लो, ये जो लेडी है इसके पास में क्या है? फिशेज है, और मान लो इसे फिशेस के बदले में क्या चाहिए? इसे फिशेस के बदले में चाहिए वीट। तो ये देख रही है क्या आपको मेरी फिशेस की रिक्वायरमेंट है? क्या आपको फिशेस चाहिए? क्या आपको फिशेस चाहिए? मान लो वो इंसान मिल भी गया जिसे फिशेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास में वीट होना चाहिए ताकि ये उससे वीट ले सके। सो ये बहुत ही भारी समस्या थी बार्टर सिस्टम की। So double coincidence of wants refers to simultaneous fulfillment of mutual wants of buyers and seller। यहाँ पर बायर और सेलर की एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। याद हो गया पहला? मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना और साथ के साथ में आपको याद कराना। तो चारों ड्रॉबैक्स अच्छे से याद करना और फटाफट से कॉमेंट्स के अंदर लिख देना खत्म होते ही। अगला आता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इसे लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। आज हमें किसी भी चीज को मेजर करना है, आज हम हर चीज को पैसों में मेजर कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, देखते हो पनीर लबाबदार इतने का, अच्छा ओटीसी पिज्जा इतने का, फार्म फ्रेश पिज्जा इतने का, चॉकलेट शेक इतने का, गुलाब जामुन इतने का। हम हर चीज को पैसों में मेजर कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो किसी भी चीज को हम कैसे मेजर करेंगे? मैंने कहा भैया मुझे आपकी शीप परचेज करनी है, मुझे आपकी शीप खरीदनी है, मेरे पास में वीट है, गेहूं है। तो सवाल ये आता है कि अगर मैं आपकी शीप ले रही हूं तो बदले में मैं कितना गेहूं आपको दूं, कितना वीट आपको दूं? 10 kg वीट दूं, 20 kg दूं, 40-50 kg वीट दूं, कितना वीट दूं? ये तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी वैल्यू की। इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। एक शीप जो है वो 5 किलो गेहूं के बराबर तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ही नहीं था कि गुड्स और सर्विसेज को कैसे मेजर करें। सो एक एक्सचेंज रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं था। एक्सचेंज रेशियो मतलब कि मैं अगर मेरी एक शीप परचेज कर रही हूँ, सॉरी आपसे, मैं आपसे एक शीप खरीद रही हूँ, तो मैं कितना केजी वीट आपको दूं? 10 kg वीट आपको दूं, 40 kg वीट आपको दूं, कितना दूं? तो ये जो रेशियो था, ये रेशियो निकालना तब पॉसिबल नहीं था। आज मैंने बोला बेटा मेरी स्कूटी ले लो, मेरी एक्टिवा ले लो, और बदले में आपके पास में जो BMW है वो मुझे दे दो। क्या आप इस बात पे एग्री करोगे? नहीं करोगे, बिकॉज यू नो कि BMW महंगी और मेरी स्कूटी सस्ती है। तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें चीज़ों की वैल्यू पता है। पहले हमें चीज़ों की वैल्यू नहीं पता थी, देयर वॉज नॉट अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। दो याद हो गए, मेजर ऑफ वैल्यू भी इसे बोलते हैं। तीसरा आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स भी आप इसे बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स भी बोल सकते हो। देखो ऐसी पेमेंट जो हमें फ्यूचर में करनी है उसे हम डेफर्ड पेमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स या फिर फ्यूचर पेमेंट्स हम लोग बोल देते हैं। आज हम लोग उधार लेते हैं, फिर 10-10 साल तक हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, 10 साल बाद में हम प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाते हैं। समझ रहे हो बात? अगर हम लोगों ने उधार लिया है, लोन लिया है, तो हमें पता है हमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है। 1 CR का अगर हम लोगों ने लोन लिया तो 1 CR तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है, साथ साथ में हमें पता है हमें इस पर कितना इंटरेस्ट भी देना है। आज क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है, बार्टर सिस्टम में ये फ्यूचर पेमेंट्स करना पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल ये जो व्यक्ति है, मान लो इसके घर में कोई शादी है, इसने इससे 10 kg वीट परचेज करा है, 10 किलो वीट परचेज करा है क्योंकि इसके घर में शादी है, इसे बनाना है बढ़िया पूड़ियाँ वगैरह सारी चीजें। तो इसने
10 kg वीट क्या करा है, बोरो करा है, समझ लो। ये कह रहा है मैं आपको 2 महीने बाद में लौटा दूंगा। लौटाएगा कैसे, पैसा तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हो सकता है 2 महीने बाद में जब ये कहीं से वीट अरेंज कर रहा है, ये वाला वीट तो इसने यूज कर लिया शादी में पूड़ियाँ बनाने के लिए, 2 महीने बाद में कहीं से इसने मार्केट से वीट अरेंज करा और लौटाने जब ये गया तो देखा भैया इसने बोरो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला वीट करा था, लेकिन रीपेमेंट ये बहुत ही घटिया क्वालिटी वाले वीट से कर रहा है। मतलब इसे मिला बहुत ए ग्रेड वाला वीट था, रीपेमेंट के लिए बहुत ही घटिया क्वालिटी का वीट यूज कर रहा है। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। आपने अच्छे क्वालिटी के गुड्स बोरो करे, लेकिन रीपेमेंट के टाइम पर आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स से रीपेमेंट नहीं कर रहे। सही बात है। इसने मैंने बोला 10 किलो वीट बोरो करा है, 2 महीने बाद में डिसाइडेड ही नहीं है कि रीपेमेंट कैसे करेगा। 2 महीने बाद में राइस से रीपे करेगा, वीट दे के रीपे करेगा, अपनी शीप दे के, गोट दे के रीपे करेगा, या सब्जियां दे के रीपे करेगा। आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये व्यक्ति बोल देगा नहीं भैया मैंने तो राइस दिया था, मुझे राइस देकर ही आप रीपेमेंट करो। कोई भी नाटक हो सकता है। सो देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई हो सकती है कि रीपेमेंट के लिए कौन सी कमोडिटी, कौन सा गुड यूज करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब रीपेमेंट करने की बारी आई कि प्रॉमिस करा था 10 किलो वीट लिया जा रहा है, मैं आपको 10 किलो वीट जो है वो 2 महीने बाद में लौटाऊंगा, और 2 महीने बाद में कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि देश में फ्लड्स आ गए हैं, तो राइस का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब कैसे रीपे करेगा। तो जो भी आपने कमोडिटी ली थी रीपेमेंट के टाइम पर हो सकता है उसकी या तो वैल्यू बढ़ जाए या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाए। वैल्यू क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि देश के अंदर वीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फ्लड्स वगैरह आ गए, या फिर बहुत ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन हुआ है, वीट की वैल्यू ही गिर चुकी है। सो पहले के टाइम पर ये डेफर्ड पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। लास्ट आता है हमारे पास में लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो इस इमेज को देखो और खुद आप समझ सकते हो, पहले के टाइम पर गुड्स को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपके पास में गुड्स क्या होते थे, एक बहुत ही प्यारी सी गाय है जो बहुत अच्छा खासा मिल्क देती है, तो वो आपका गुड था। शीप, गोट आपके गुड्स हुआ करते थे। राइस है, वीट है, वेजिटेबल्स है, ये गुड्स हुआ करते थे। इन्हें स्टोर करना कितना मुश्किल था। आज पैसे को तो आप इस तरह से लॉकर में स्टोर कर सकते हो, गाय को इस तरह से लॉकर में स्टोर कर सकते थे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। सो अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं, टाइम के साथ साथ में खराब हो जाती हैं। राइस, वीट तो चलो फिर भी थोड़े से लंबे चलते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनकी शेल्फ लाइफ तो बहुत कम होती है, 6-7 दिन में ये पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। किस तरह से आप इन्हें स्टोर करोगे, प्लस इस तरह की चीजों को अगर आपको स्टोर करना है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए स्टोर करने के लिए, प्लस बहुत सारा एफर्ट चाहिए। आपने गेहूं कहीं स्टोर करें, आप बार बार में जाके चेक करोगे कि यार चूहे तो नहीं खा गए हैं, थोड़ा बहुत बारिश की वजह से खराब तो नहीं हो गए हैं। तो आपकी तरफ से इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ स्टोरेज एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ये 4 कमियां थी हमारी किसकी, बार्टर सिस्टम की। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स याद हो गया, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू जिसे हम मेजर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। और इसी के साथ में आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी। आज पैसा है, आप पैसे को तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, इवन आप दूसरी कंट्रीज में भी पैसा भेज सकते हो। तभी तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। पहले के टाइम पर ये बहुत मुश्किल था। मैंने बोला मैं आपको मेरी गाड़ी बेचूं, आपको मेरी गाय बेचूंगा। अब गाय को आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में लेकर जाना, इट इज सो टफ। तो स्टोर करना और ट्रांसफर करना दोनों बहुत ज्यादा मुश्किल था। अच्छे से चमक गया यहाँ तक। अब देखो बार्टर सिस्टम में ये कमियां थी, तो हम बात करते हैं मनी के फंक्शंस की। मनी क्या होती है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि मनी के काम क्या है, मनी भैया करती क्या क्या है। आज आपको पता है मनी एग्जिस्ट करती है। हमारी जेब में जो पेपर नोट्स है वो मनी है, हमारी जेब में जो कॉइन्स है वो मनी है, बैंक्स में जो हमारा पैसा डिपॉजिट है जिसे हम कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, एटीएम से निकलवा सकते हैं, वो मनी है। तो बेटा इस मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो मनी के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस इसे आप बेसिक फंक्शंस भी बोल सकते हो, मेन फंक्शंस भी बोल सकते हो। दूसरे हमारे पास में आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस।
सेकेंडरी फंक्शन भी आप इसे बोल सकते हो, इसे आप डेरिवेटिव फंक्शन भी बोल सकते हो। ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं ना, प्राइमरी फंक्शंस, उसी की वजह से जन्म होता है सेकेंडरी फंक्शंस का, तो इसे हम डेरिवेटिव सब्सिडरी फंक्शंस भी बोल देते हैं। तो देखो प्राइमरी फंक्शंस मनी के दो ही हैं मैम, कौन कौन से? पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज पैसा एग्जिस्ट करता है तो हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। सब्जी लेनी है भैया, पैसे देकर ले आए। कपड़े खरीदने हैं, मॉल में गए, पैसे देकर ले आए। जूते खरीदने हैं, शोरूम गए, ले आए फटाफट से। ऑनलाइन आपने सामान मंगा लिया। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एग्जिस्ट करता है तो आप कोई भी चीज मनी की हेल्प से परचेज कर सकते हो। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। आज पैसा एग्जिस्ट करता है तो आप किसी भी चीज को पैसों में मेजर कर सकते हो। पहले ये दो पढ़ लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मेरा मतलब क्या है कि पैसा है तो पैसे से आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। पैसे से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो। पैसे से आप अपना बिजली पानी का जो भी बिल है वो सारे पे कर सकते हो। स्कूल की फ़ी पे कर सकते हो, ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हो, डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हो फ़ी पे कर सकते हो। आपको एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च करना है, घर का ग्रॉसरी का सामान खरीदना है, पैसे से आप सारी पेमेंट्स कर सकते हो। सो मनी इज यूज टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी के अंदर एक क्वालिटी है दैट इज ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पैसा हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर आप मेरा कोई कोर्स परचेज कर रहे हो, मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो आई विल एक्सेप्ट ना। सो मनी के अंदर एक क्वालिटी है कि उसे हर कोई क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। पहले क्या होता था कि भैया मेरे पास में गेहूं है और मुझे क्या चाहिए? स्केचर्स चाहिए, स्केचर्स के शूज चाहिए मुझे। तो भैया मैं एक तरफ मेरा गेहूं सेल कर रही हूँ और साथ में स्केचर्स के शूज क्या कर रही हूँ? परचेज कर रही हूँ। एक टाइम पर दोनों चीजें हो रही है, सेल भी हो रहा है और परचेज भी हो रहा है। लेकिन आज अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम सिर्फ परचेज करते हैं, सेल तो नहीं करते। हम शॉप में जाके कपड़े परचेज करते हैं, शॉप में जाके गाड़ी परचेज करते हैं, हम कोई घर का सामान परचेज करते हैं। तो सेल और परचेज का जो एक्ट है वो क्या हो चुका है? सेपरेट हो चुका है। इट हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज एंड फैसिलिटेट्स ट्रेड। आज अगर हमें परचेज करना है तो हम सिर्फ परचेज ही करते हैं, बेचना है तो हम सिर्फ बेचेंगे ही। दोनों काम एक साथ में नहीं हो रहे क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है, ट्रेड पॉसिबल है। मनी हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। वो जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि मेरे पास में जो है उसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तुम्हारे पास में जो है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी। और लास्ट है, मनी हमें एक पावर दे रहा है कि मनी की हेल्प से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं और जो हमने परचेज करा है वो चीज़ हमें एक सेटिस्फैक्शन देती है। मेरे पास में पैसा है तो भैया उस पैसे में इतनी पावर है कि उस पैसे से मैं पिज्ज़ा खा सकती हूँ और मैं मेरी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। उस पैसे में इतनी पावर है कि मैं उससे एक डीबीसी आइसक्रीम खा सकती हूँ और वो आइसक्रीम मेरी क्रेविंग्स, मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर देगी। उस पैसे में इतनी ताकत है कि आप बढ़िया सा एसी घर में लगवा सकते हो और गर्मी से छुटकारा पा सकते हो। सो मनी गिव्स पावर टू परचेज दोज थिंग्स विच हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पहला क्लियर है। तो मतलब ये फंक्शंस है और साथ साथ में फंक्शंस की इंपॉर्टेंस भी दे दी है मैंने आपको पॉइंट्स के अंदर। अगला फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू, जिसे हम यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। आज हम हर चीज को, हर गुड्स और सर्विसेज को पैसे में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, रेस्टोरेंट गए, पता है जलेबी इतने की है, काजू कतली इतने की है, रसमलाई इतने की है, पिज्ज़ा कितने का है, बर्गर इतने का है, हर चीज का हमें पता है। सो मनी सर्व्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। मनी एक ऐसी कॉमन चीज है जिससे हम सारे गुड्स और सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं। हम हर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बता सकते हैं मनी की टर्म्स के अंदर। और ये है तभी आज हम बिजनेस अकाउंट्स बना सकते हैं। बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो सारे के सारे बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं। पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं ना हम, रॉ मटेरियल इतने का आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना पे करा, डेप्रिशिएशन इतना, वेजेस एंड सैलरीज एम्प्लॉयज को इतने दी। सो बिजनेस अकाउंट्स पॉसिबल है क्योंकि आप हर चीज को पैसों में मेजर कर सकते हो। मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैम ये क्या होता है? मैंने कहा मान लो एक पेन जो है वो पेन आता है 10 रुपये का, कितने का? 10 रुपये का। और एक पेंसिल जो है वो आती है मात्र 2 रुपये की ही। तो मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, मैंने तो पेंसिल खरीदी भी नहीं है, बहुत दिन से आई है, सब तो 2 रुपये की पेंसिल आती भी नहीं होगी। हम छोटे थे तब ज़रूर आती थी। तो एक पेन 10 रुपये का आता है, एक पेंसिल 2 रुपये की आती है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एक पेन जो है वो 5 पेंसिल्स के बराबर है। समझ में आया? अगर एक पेंसिल 2 रुपये की है और एक पेन 10 रुपये का है, इट मीन्स एक पेन 5 पेंसिल्स के बराबर है।
दिस इज रिलेटिव प्राइस कि आप एक गुड की प्राइस बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड। तो आज हमें पता है चीज़ों की कीमत कितनी है, तो हम रिलेटिव प्राइस निकाल सकते हैं। And by reducing the value of all goods and services to a single unit, it becomes easy to find out the exchange ratio between them. आज हम हर चीज को पैसों में मेजर कर सकते हैं, हमें हर चीज की प्राइस पता है। तो मान लो अगर हमें बार्टर भी करना है ना, तो हम एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में एक लैपटॉप है और आपका लैपटॉप जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है एट ए टाइम, और मेरा ये जो एक फ़ोन है ये फ़ोन कितने का है, मात्र 10,000 रुपये का। तो अगर हमें एक्सचेंज करना है तो मुझे पता है जब मैं आपको मेरे 10 ऐसे फ़ोन दूंगी, जब मैं 10,000 वाले मेरे ऐसे 10 फ़ोन आपको दूंगी, तब आप मुझे अपना एक लैपटॉप दोगे। समझ में आई बात? तो ये एक्सचेंज रेशियो यहाँ पर इजीली डिसाइड हो सकता है। क्लियर हो गया? तो 2 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए प्राइमरी के अंदर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छे से क्लियर हो गया? अब अगला आता है हमारे पास में सेकेंडरी फंक्शन। तो देखो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर हमारे पास में 3 फंक्शंस है। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आज पैसा एग्जिस्ट करता है तो हम डेफर्ड यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। एंड लास्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, पैसे को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो ये जो सेकेंडरी फंक्शन है इसे हम सब्सिडरी फंक्शन भी बोलते हैं, इसे हम डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं। पहला है इसमें स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आज पैसा एग्जिस्ट करता है तो हम फ्यूचर पेमेंट्स आसानी से कर सकते हैं। आज पैसा एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए बोरोइंग और लैंडिंग एक्टिविटीज आसान हो चुकी है। हमें पता है कि मैंने अगर 1 CR का लोन लिया है, 1 करोड़ का लोन लिया है, आई नो कि मुझे 10 साल बाद में 1 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है और मैं कैलकुलेट कर लूंगी कि इस पर मुझे कितना इंटरेस्ट देना है। इट इज़ इजीली पॉसिबल। तो ये जो लैंडिंग और बोरोइंग वाले ऑपरेशंस है ये आसान हो चुके हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जन्म हो रहा है जिनका काम ही क्या है, लोगों को पैसा लैंड करना, लोगों को पैसा उधार देना। तो हमें पता है हमें कितना प्रिंसिपल लौटाना है, उस पर कितना इंटरेस्ट लौटाना है। वी कैन इजीली डू डेफर्ड पेमेंट्स नाउ बिकॉज पैसा एग्जिस्ट करता है, मनी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका याद रखना, इसे एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट फंक्शन ऑफ मनी। देखो आज पैसा एग्जिस्ट करता है तो हम पैसे को बहुत ही इजीली स्टोर कर सकते हैं। घर में स्टोर कर सकते हैं, घर के अंदर जो छोटा मोटा लॉकर होता है उसमें स्टोर कर सकते हैं। वो लॉकर के भी अंदर लॉकर होता है उसमें स्टोर कर सकते हैं। पापा का अगर बिजनेस है तो उनका जो गल्ला होता है ना, एक डिब्बा सा होता है, वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। या फिर मम्मी है, सपोज पुराने ज़माने की मूवीज़ में अगर आपने देखा होगा तो मसालों के डिब्बों में पैसा स्टोर कर दिया। मेरे घर में होता था कि भैया फ्रिज है तो फ्रिज के नीचे ही मम्मी ने पैसा डाल दिए कि कुछ मंगाना हो तो यहाँ से ले जाना, तो फ्रिज के नीचे पैसा स्टोर करा हुआ है, अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। तो हम पैसे को कैसे भी ईजिली स्टोर कर सकते हैं। और हम पैसे को स्टोर क्यों करते हैं? ताकि आज जो हमारे पास में परचेजिंग पावर है कि इस पैसे से हम कुछ परचेज कर सकते हैं, ताकि उस परचेजिंग पावर को हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हैं। भैया आज पैसा है एंड वी आर स्टोरिंग आवर मनी। क्यों कर रहे हैं? ताकि उस परचेजिंग पावर को हम प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकें, कल हम उस पैसे को यूज में ले सके। सो मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अब ये क्वेश्चन पता है कैसे आता है? 1 मार्कर में आएगा, ये लाइन एज इट इज लिखी हुई आएगी, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। और पूछेगा आइडेंटिफाई विच फंक्शन ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मनी का कौन सा फंक्शन है। तो याद रहेगा स्टोर ऑफ वैल्यू। समझ में आ गई मेरी बात? बच्चे गलत लिख के आते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या कुछ भी, दिस इज स्टोर ऑफ वैल्यू। आज पैसा हर फ्रैक्शन में हमारे पास में अवेलेबल है। 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है। सो मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन। आराम से आप स्टोर कर सकते हो। मनी इज इजीली पोर्टेबल एज इट डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस। आप मनी को इजीली स्टोर भी कर सकते हो, अपने साथ में कैरी भी कर सकते हो, पॉकेट के अंदर, पर्स के अंदर, बिकॉज बहुत सारी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आज तो भैया आपको पर्स में भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा तो सिर्फ फोन के अंदर होता है। मैं मेरी खुद की बात करूँ ना, मेरे घर के अंदर एट प्रेजेंट 4-5 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैं कैश कैरी ही नहीं करती। सो वही है, पैसे को आज तो आपको कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। आप फोन लेकर घूमो, आप कहीं पर भी ट्रांजेक्शन्स कर लोगे।
मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। हम स्टोर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इस पैसे को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, कल को कोई इमरजेंसी होती है, हम पैसा देंगे तो हर कोई इस मनी को एक्सेप्ट करेगा। एंड सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स। आप गुड्स स्टोर कर रहे हो, आप राइस को अगर स्टोर कर रहे हो, आपके मन में कितनी इनसिक्योरिटी होगी। बारिश आएगी जरा सी, चेक करने जाओगे खराब तो नहीं हो गए, चूहा दिख गया तो तुरंत आप चेक करने जाओगे कहीं चूहे ने खराब तो नहीं कर दिए, या फिर हल्का सा मॉइस्चर है तो भी वो खराब हो जाएंगे। तो वही है ना, पैसे में तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आप सिक्योर फील करते हो। सो मनी इज यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। एंड लास्ट आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश में भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तभी आज इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश के अंदर है, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट बाहर से आ रही है। सोनी एक कंपनी है इंडिया के अंदर, इंडिया की कंपनी नहीं है, जापान की कंपनी है, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, जापान से आ रहा है। तो सिंपली पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर। मेरी एक प्रॉपर्टी है जयपुर के अंदर, वो प्रॉपर्टी मुझे सेल करनी है और मैं बैंगलोर के अंदर एक प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। मैं जयपुर वाली सेल करूँगी और बैंगलोर में परचेज कर लूँगी। जयपुर वाली सेल करी, पैसा आया, उस पैसे से मैंने बैंगलोर में खरीद ली। तो थ्रू मनी एनीबडी कैन सेल हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड बिल्डिंग क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, एट एनी पर्टिकुलर प्लेस एंड बाय अ प्रॉपर्टी एट सम अदर प्लेस। तो एक मोबिलिटी मिल रही है, पैसा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आ गए पांचों फंक्शंस। दो थे प्राइमरी फंक्शंस, कौन कौन से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक था मेजर ऑफ वैल्यू, और तीन आए हमारे पास में सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर, जिसमें एक है हमारे पास में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, और लास्ट आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं भैया मनी क्या है। यहां पर जो मैं आपको मनी की डेफिनेशन बता रही हूं ना बच्चा, ये है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। ये मनी की क्या है, फंक्शनल डेफिनेशन है। आपने मनी के फंक्शंस पढ़े हैं ना, उन फंक्शन से ही मनी की डेफिनेशन बन जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। भैया मनी क्या है, मनी जो ये इतने सारे काम कर रही है ना, यही मनी है। मनी जो इतने सारे काम कर देती है कि मनी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं, भैया यही मनी है। कोई भी चीज अगर ये 5 काम कर देती है तो वो चीज क्या है, मनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात। पहले 2000 का नोट ये सारे काम कर देता था तो 2000 का नोट मनी था। आज 2000 का नोट ये सारे काम नहीं कर सकता क्योंकि 2000 का नोट वैलिड ही नहीं है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो मनी नहीं है। कोई भी एक ऐसी चीज जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर दे, वही चीज क्या है, मनी है। सो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हो और सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। आपको शोरूम से गाड़ी उठानी है, आपने सामने वाले को मनी दिया, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, पहला काम। मेजर ऑफ वैल्यू, पैसे से हम किसी भी चीज को पैसों में मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को आप स्टोर कर सकते हो। मीन्स फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, आप फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हो क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है। सो मनी इज वॉट मनी डज। मनी क्या है, मनी जो काम कर रही है वही मनी है। कोई भी चीज जो ये काम कर दे वही क्या है, हमारे पास में मनी है। दिस इज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, याद रखना। अब हम बात करते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की कोई लीगल डेफिनेशन भी तो हो सकती है भैया। कोई भी वो चीज जिसको कानून ने, लॉ ने बोल दिया ये मनी है तो वो मनी है, ठीक है। लॉ ने बोल दिया ये चीज मनी है तो ये चीज मनी है, आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने किसी चीज को मनी डिक्लेयर कर दिया तो वो मनी है। कि भैया सरकार ने आके बोल दिया एक दिन 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी रात को टीवी पर आए और आके सब लोगों को मतलब एकदम मिनी हार्ट अटैक दे जाते हैं। भाई और बहनों, आज से 1000 और 500 के नोट बंद। 1000-500 के ही थे, हाँ, 1000 और 500 के नोट बंद, ले मिनी हार्ट अटैक आ गया। भैया उन्होंने उसी वक्त बोल दिया कि ये मनी नहीं है। मतलब जिस चीज को सरकार बोल दे ये मनी है तो वो मनी है, सरकार ने बोल दिया ये मनी नहीं है तो ये मनी नहीं है। सो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या कहती है, मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। कानून ने अगर किसी चीज को मनी बता दिया तो वो चीज क्या है, मनी है। एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी। सरकार ने अगर किसी चीज को मनी बता दिया है तो वो मनी है। फिर मोदी जी बोलते हैं 2000 के नोट आ गए तो ले 2000 का गुलाबी नोट मनी है। मोदी जी बोल देते हैं अब से 2000 का नोट भी बंद,
ये सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। तो ले 2000 रुपए का नोट मनी नहीं है। मोदी जी बोलते हैं नया वाला 200 का नोट आया ये मनी है, तो ये मनी है। ये नया वाला 500 का नोट आया ये मनी है, तो ये मनी है। ये 10 रुपए का नया सिक्का आ गया ये मनी है, तो ये मनी है। तो कोई भी चीज जो कानून बोल देता है मनी है वो मनी है। सरकार बोल देती है ये चीज मनी है, ये मनी है। ये कागज का टुकड़ा सरकार ने बोला ये मनी है, तो हाँ मनी है, हमें मानना पड़ेगा जो हुकुम सरकार। सो दिस इज लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो अब देखो, जब हम लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में आती है, एक होती है लीगल टेंडर मनी, ठीक है, और एक होती है नॉन लीगल टेंडर मनी। मैंने तो बता दिया लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी कि सरकार ने बोला ये मनी है तो ये मनी है। एक होती है लीगल टेंडर मनी और एक होती है नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसे आप ऑप्शनल मनी भी बोलते हो। सबसे पहले समझो लीगल टेंडर मनी क्या है। देखो, लीगल टेंडर मनी को हम फियाट मनी भी बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा लिखूं, लीगल टेंडर मनी को हम फियाट मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियाट मनी। लीगल टेंडर मनी के अंदर आते हैं हमारे नोट्स, पेपर नोट्स और हमारे कॉइन्स। सिर्फ हमारे पेपर नोट्स और कॉइन्स, हमारी करेंसी इसके अंदर आता है और कुछ भी इसके अंदर नहीं आता। बैंक में जो पैसा पड़ा है वो सब कुछ भी इसमें नहीं आता। सिर्फ पेपर नोट्स और कॉइन्स किसके अंदर आते हैं? लीगल टेंडर मनी के अंदर, क्योंकि सरकार ने बोला है ये मनी है। नोट्स इशू करने का काम है आरबीआई का, कॉइन्स इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सरकार ने बोला है ये मनी है तो ये मनी है, दिस इज लीगल टेंडर मनी। तो सारे नोट्स और कॉइन्स किस में आते हैं? लीगल टेंडर मनी के अंदर, कि इनसे आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो किसी भी डेट की। किसी भी डेट की मतलब आपका कोई भी कर्जा था तो इनमें पे करके आप अपना कर्जा चुका सकते हो, अपना डेट, अपना लोन रीपे कर सकते हो। इससे आप अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन का पेमेंट कर सकते हो। बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, डॉक्टर का खर्चा हो गया, मूवी का टिकट, घर में जो भी ग्रोसरी का सामान लाना है, सारी पेमेंट कर सकते हैं। सो मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स। आप अपने डेट्स, अपना उधार, अपना लोन रीपे करने के लिए जिस पैसे को यूज कर रहे हो, लीगली यूज कर सकते हो, वो मनी है। या फिर किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए लीगली आप जिस चीज को यूज कर सकते हो वो क्या है? लीगल टेंडर मनी। सो लीगल टेंडर मनी में क्या आए हमारे? एक तो पेपर नोट्स और एक हमारे कॉइन्स, क्योंकि इन्हें आप लीगली यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। समझ में आए? इसके अलावा और कुछ नहीं आता। आप इन्हें लीगली यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। दिस इज लीगल टेंडर मनी या फिर फियाट मनी। अब ये लीगल टेंडर मनी भी दो तरह की है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर पहले समझो। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में हमारे नोट्स आते हैं, कॉइन्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ नोट्स आते हैं। कि नोट से आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हो। नोट से आप 100, 1000, लाख, करोड़ों की पेमेंट कर सकते हो। वो एक अलग बात है कि जो करोड़ों वाली पेमेंट है, मोटी पेमेंट्स है, वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू होती है आजकल। दैट इज द डिफरेंट सीन। बाकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर से मेरा मतलब है, इसमें नोट्स आते हैं कि नोट से आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हो, अगर सामने वाला आराम से एक्सेप्ट करेगा। सामने वाला एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता कि भैया मैं तो 500 का नोट नहीं लूंगा, मैं तो 100 का नोट नहीं लूंगा, वो मना नहीं कर सकता। सो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी। ये लीगल टेंडर मनी ही है विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट ऑफ एनी अमाउंट। इससे आप सामने वाले को कितनी की भी पेमेंट कर सकते हो और सामने वाला एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा। अगर आप 100 के नोट्स में पेमेंट कर रहे हो तो वो ये नहीं बोल सकता कि भैया 100 के मत दे, मुझे तो 500 के ही दे। क्यों? आप मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिमिटेड अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, आपको लेना ही पड़ेगा। सरकार ने इसे मनी डिक्लेयर कर रखा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप केस कर सकते हो कि भैया ये 100 का नोट लेने से मना कर रहा है, दिस इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, इसमें आते हैं हमारे यहाँ के कॉइन्स। समझ में आ गया ना? लीगल टेंडर में नोट्स और कॉइन्स दोनों आए कि सरकार ने बोला है आप इसे लीगली यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। उसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आ गए आपके पेपर नोट, जिससे आप कितनी भी पेमेंट कर सकते हो, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ही, एक्सेप्ट करने से मना ही नहीं कर सकता। लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं कॉइन्स। कॉइन्स से आप मैक्सिमम 1000 रुपीज तक की ही पेमेंट कर सकते हो इंडिया के अंदर। अगर आप कॉइन्स यूज कर रहे हो 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, तो इनसे आप 1000 रुपए तक की ही पेमेंट कर सकते हो, इससे ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर सामने वाला लेने को तैयार है तो आप 1000 से ज्यादा की भी कर दो, बट अगर सामने वाला जानता है लॉ थोड़ा बहुत, तो वो बोल सकता है भैया 1000 की पेमेंट कर दी ना, बहुत है, इससे ज्यादा मैं कॉइन्स के अंदर पेमेंट नहीं लूंगा, इससे ज्यादा पेमेंट जो है वो आप कैश के, वो आप पेपर नोट्स के अंदर करो।
समझ में आई मेरी बात? सो ये भी करेंसी कौन सी है? जो लीगल टेंडर मनी ही है, बट इससे आप एक सर्टेन लिमिट तक की ही पेमेंट कर सकते हो। इससे आप सिर्फ 1000 रुपए तक की ही पेमेंट कर सकते हो। बियॉन्ड दिस लिमिट, इससे ज्यादा अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। 1000 से ज्यादा अगर आप कॉइन्स में पेमेंट कर रहे हो, सामने वाला लेने से मना कर सकता है। मना नहीं कर रहा तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मना कर सकता है और आप फिर उस पर केस नहीं कर सकते कि ये लीगल टेंडर मनी है, ये बंदा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भैया होगी लीगल टेंडर मनी, लेकिन ये कॉइन्स है, कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में नहीं आते। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में पेपर नोट्स आए हैं जो सामने वाले को लेने ही पड़ेंगे, आप केस कर सकते हो अगर वो लेने से मना कर दे तो। 100 का नोट, समझ में आई मेरी बात? सो दिस इज लीगल टेंडर मनी यानी कि फिएट मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर में कॉइन्स आए, अनलिमिटेड लीगल टेंडर में हमारे पेपर नोट्स आए। अगली कौन सी थी? मैंने आपको बताया था 2 है, लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, दोनों हो गया। फिर आता है नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसे हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। देखो, नॉन लीगल टेंडर मनी, सरकार ने नहीं बोला कि ये मनी है, सरकार ने लीगली नहीं बोला कि ये मनी है, फिर भी हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन सामने वाला बंदा अगर चाहे तो लेने से मना कर सकता है, एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। लीगल टेंडर मनी एक ऐसी चीज है कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ही, अगर वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है तो आप केस कर सकते हो। लेकिन नॉन लीगल टेंडर मनी ऐसी मनी है जिसके लिए सरकार ने नहीं बोला कि ये मनी है, फिर भी हम इसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चेक्स, सरकार ने नहीं बोला चेक्स कोई मनी है, बट हम इसे यूज कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट कि भैया इसके अकाउंट में हो, अगर ये बंदा मुझे चेक दे रहा है तो आई हैव ट्रस्ट कि इसके अकाउंट में इतना पैसा होगा, तभी ये चेक काट के दे रहा है। बट ठीक है, जनरली हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। सामने वाला अगर चाहे तो चेक एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता है। आप मुझे चेक से पेमेंट कर रहे हो, मैं चाहूँ तो मना कर सकती हूँ, मैं बोल दूंगी मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मैं बोल दूंगी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं बैंक जाऊँ, मेरे को तो कैश में ही पेमेंट करो। आप केस नहीं कर सकते मुझ पे कि ये चेक लेने से मना कर रही है। भैया चेक लीगल टेंडर नहीं है, मेरी मर्जी है, ऑप्शन है, मतलब मेरा मन है तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, मेरा मन नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन लीगल टेंडर मनी में ऐसा नहीं होता, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। सो इट इज दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट लोग कर लेते हैं जनरली, बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। लेकिन कानूनी लीगल तरीके से कोई बंदा बाउंड नहीं है कि उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वो चाहे तो मना कर सकता है। चेक्स हो गए, स्कूल की पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब मैं हूँ, मैंने कहा नेहा मैम, नेहा दीदी मैम जो भी तुम बोलो, ठीक है, मैंने कहा मैंने आपको गुड्स सेल करे हैं 5000 रुपीज़ के, मैंने आपको गुड्स सेल करे, ये मेरी एक स्टूडेंट है प्रियांशी ले ले, ठीक है, प्रियांशी को मैंने गुड्स बेचे 5000 रुपये के। प्रियांशी बोल रही मैम मेरे पास में तो पैसा ही नहीं है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं प्रियांशी, बाद में रिटर्न कर देना। मैंने एक बिल बनाया, इस बिल का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने लिखा प्रियांशी आपने मुझसे गुड्स परचेज करे हैं 5000 रुपीज़ के, अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप मुझे एक काम करना 3 मंथ्स बाद में पेमेंट कर देना। ये मैंने बना दिया, मैंने आपको दिखाया। प्रियांशी बोलती ओके मैम डन है एकदम, 5000 रुपीज़ मैं आपको 3 मंथ्स बाद में रिटर्न कर दूंगी, बहुत ही बढ़िया है। आपने इस बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट मतलब आपने कुछ साइन वगैरह कर दिया होंगे और बिल मुझे दोबारा से रिटर्न कर दिया। 3 महीने बाद में आई विल शो यू, सी प्रियांशी मैंने आपको बिल दिया था, आपने एक्सेप्ट करा था, यू हैव टू गिव मी 5000 रुपीज़, दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी किस में आता है, नॉन लीगल टेंडर मनी में। सो चेक्स हैं, बैंक ड्राफ्ट्स हैं, इस तरह के चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये नॉन लीगल टेंडर यानी कि ऑप्शनल मनी में है। सामने वाला चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे, दे डू नॉट हैव लीगल बैकिंग, लीगल नहीं है ये, एंड देयर एक्सेप्टेंस इज टोटली ऑप्शनल। सामने वाले पे है, उसका मन करेगा एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ऑप्शनल है। ठीक बात हो गई। आगे अब हम बात करते हैं भैया बैंक मनी क्या है। देखो बैंक्स जो पैसे से पैसा बनाते हैं उसे बैंक मनी बोला जाता है, बहुत ही सरल सा है। बैंक्स जो पैसे से पैसा बनाते हैं दैट इज बैंक मनी। आप गए बैंक में और आपने जाके बैंक में 1000 रुपीज़ क्या करवाए, डिपॉजिट करवाए। जो सारा पैसा हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं वो सारा पैसा क्या बैंक्स अपने पास में रखते हैं, नहीं रखते हैं। ये तो बचपन में 9th या 10th में पढ़ के आए होंगे ना, एसएसटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर मनी चैप्टर था तभी भी। सो वो सारा पैसा बैंक्स अपने पास में नहीं रखते, बैंक ने इसमें से कुछ पैसा एज अ रिजर्व अपने पास में रख लिया। मैंने कहा 200 रुपये अपने पास में एज अ रिजर्व रख लिए, ठीक है भाई, कि कभी भी अगर आप लेने आ जाओ तो आपको देने के लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। बाकी बैंक्स ये अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं।
बाकी का जो बचा हुआ 800 रुपीज़ है वो बैंक ने कोई बंदा लोन लेने आया होगा, उस बंदे को लोन दे दिया। लोन मतलब क्रेडिट दे दिया है, क्रेडिट दे दिया। अब देखो क्या हुआ, बैंक सामने वाले बंदे को, जब बंदा लोन लेने आता है ना, तो उसको हाथ में कैश नहीं देता है, इस तरह से कैश नहीं देता। वो बंदा लोन लेने क्यों आया है? क्योंकि उसका उस बैंक में अकाउंट है। तो कुछ नहीं है, उसके अकाउंट के अंदर एक एंट्री पास कर दी, एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी कि आपके अकाउंट में हम लोगों ने 800 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। वो बंदा अपनी मर्जी से कभी भी थोड़ा बहुत चेक इशू करवा के जितना उसको निकलवाना है निकलवाता रहेगा, एटीएम से निकाल लेगा। सो यहाँ पर बैंक ने पैसे से पैसा बनाया। इस बंदे को भी बैंक ने 800 रुपये कैश में नहीं दिए, इसके अकाउंट में डाल दिए। इसके अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी कि भैया तेरे को जितना निकलवाना है तो निकलवाते रहना, तेरी नीड्स के अकॉर्डिंग। अगेन बैंक क्या करेगा, इसका भी कुछ परसेंट रख लेगा अपने पास में। जैसे इसका 20% रखा था, इसका भी 20% रख लिया। 8 2 जा 16, 160 रुपीज़ अपने पास में एज अ रिजर्व रखा, बाकी पैसा किसी दूसरे बंदे को लोन पर दे दिया। तो बैंक ये पैसे से पैसा जो बनाता है, इसे बैंक मनी बोला जाता है। और इस पैसे को कभी भी लोग चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, बैंक्स अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब इस पैसे को आप कभी भी चेक इशू करके या एटीएम से निकलवा सकते हो अपनी डिमांड पर। मैं कभी भी इस पैसे को चेक इशू करके निकलवा सकती हूँ, ये बंदा इस रुपए को कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकता है, ये बंदा बचे हुए पैसे को कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकता है। सो बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स इस तरह से जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं लोन देकर, दैट इज बैंक मनी। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेएबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। जब बंदा डिमांड करेगा, चेक इशू करके निकलवाना चाहे वो निकलवा सकता है। ये भी क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी है। अभी पढ़ा था कि सिर्फ जो जेब के अंदर नोट्स रखे हुए हैं, पेपर नोट्स और जो कॉइन्स है, वो लीगल टेंडर मनी के अंदर आता है, बाकी सब क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी। तो ये भी क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी। समझ में आ गया अच्छे से। आगे अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई। देखो पहली बात तो मनी सप्लाई, मनी सप्लाई भी बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी भी बोलते हैं। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम किसी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं ना, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज कितनी है, वो तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर किसी चीज को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं कि मेरी पर मंथ की सैलरी कितनी है, मेरा पर ईयर का पैकेज कितना है, पर ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ रहा है, वो क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। सो मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये पहली चीज है, याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से। इसे हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश के लोगों के पास में, पब्लिक के पास में कितना पैसा रखा हुआ है, कितना स्टॉक ऑफ मनी उनके पास में है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश की जो पब्लिक है उसके पास में कितना पैसा है, कितना स्टॉक ऑफ मनी रखा हुआ है टोटल, दैट इज मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल कितना पैसा रखा हुआ है किसके पास में, हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी के अंदर, दैट इज मनी सप्लाई। मैम पब्लिक के अंदर क्या आते हैं, पब्लिक में आप में और हम लोग आते हैं बच्चों। यानी कि पब्लिक के अंदर हम इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स वगैरह आ गए, और साथ में प्राइवेट बिजनेस फर्म्स इसके अंदर आते हैं। क्या आते हैं, बिजनेस फर्म्स लिख देती हूँ। तो इसके अंदर हाउस होल्ड्स और क्या आते हैं, बिजनेस फर्म्स आते हैं। कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश की पब्लिक यानी कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स के पास में कितना स्टॉक ऑफ मनी रखा हुआ है, कितना पैसा सर्कुलेशन के अंदर है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज मनी सप्लाई। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। सिर्फ पब्लिक के पैसे की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक में इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स आते हैं। तो इसमें किसका पैसा नहीं आता, इसमें याद रखना कभी भी हमारी सरकार का पैसा नहीं आता। मतलब एक चीज समझ लो, मनी सप्लाई के अंदर उन लोगों के पैसे की बात हो रही है जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं। हम लोग पैसे की डिमांड करते हैं, हम पैसा चाहते हैं, बिजनेस फर्म्स पैसे की डिमांड करते हैं। तो हम उनके पैसों की बात कर रहे हैं जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं। जो लोग पैसा बना रहे हैं, हम उनके पैसे की बात नहीं करते। सरकार पैसा बना रही है, आरबीआई पैसा बना रहा है, कमर्शियल बैंक्स भी पैसे से पैसा बना रहे हैं। हम उनके पैसे की बात नहीं कर रहे, हम उनके पैसे की बात कर रहे हैं जो बेचारे पैसों की डिमांड करते हैं। सो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। पब्लिक में कौन है, इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स। इसके अंदर स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं आता, सरकार का पैसा नहीं आता, क्योंकि सरकार पैसे की डिमांड नहीं करी। सरकार इज द सप्लायर ऑफ मनी, सरकार प्रोड्यूसर है मनी की, क्योंकि सरकार का काम है कॉइन्स इशू करना और आरबीआई का काम है पेपर नोट्स इशू करना।
स्टॉक ऑफ मनी कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। हमारे बैंकों का पैसा इसमें नहीं आता, क्योंकि बैंक्स भी मनी के प्रोड्यूसर्स हैं। कमर्शियल बैंक्स पैसे से पैसा बना रहे हैं, आरबीआई तो नोट्स ही इशू कर रहा है, तो सरकार और बैंकिंग सिस्टम का पैसा इसमें नहीं आता। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम आर द सप्लायर्स यानी कि प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी। किसका मनी? विच इज हेल्ड बाय दोस, जो किसके पास में है? हु डिमांड मनी, जो पैसे की डिमांड करते हैं, पब्लिक वगैरह। नॉट बाय दोस हु सप्लाई मनी। इसमें हम मनी के सप्लायर्स जो हैं सरकार और बैंकिंग सिस्टम, उसके पैसे की बात नहीं करते। समझ में आया? सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे पब्लिक के पास में, पब्लिक में इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स आए, उनके पास में कितना स्टॉक ऑफ मनी रखा हुआ है, दैट इज मनी सप्लाई। सरकार के पैसे को और बैंकिंग सेक्टर के पैसे को इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते। करेक्ट हो गया अच्छे से? अब मनी सप्लाई में आता क्या क्या है? इट इंक्लूड्स बोल सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बोल सकते हो। तो इसमें दो चीजें आई, करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास में जो करेंसी है, कौन सी करेंसी? फिएट मनी। मैम फिएट मनी को क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में क्या आते हैं? सारे के सारे पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। तो हम लोगों के हाथ में जो पैसा है, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर नोट्स की फॉर्म में हो, हम लोग मतलब पब्लिक मतलब इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, कैश में जो पैसा है ना, कुल मिला के नोट्स में और कॉइन्स की फॉर्म में जो पैसा है, दैट कम्स इन दिस। सो करेंसी विद पब्लिक, याद हो गया? करेंसी विद पब्लिक मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल टेंडर मनी। इसमें सारे पेपर नोट्स और सारे कॉइन्स आते हैं। वीडियो पॉज करो और अभी मुझे बताओ, पेपर नोट्स लिमिटेड लीगल टेंडर है या अनलिमिटेड लीगल टेंडर? कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर है या अनलिमिटेड लीगल टेंडर? दोनों आर लीगल टेंडर मनी में रहे हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर है, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। फटाफट से मुझे बताओ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, करेंसी विद पब्लिक आता है। दूसरा है, देखो, मनी सप्लाई को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। अभी अगली ही स्लाइड आ रही है। मनी सप्लाई को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स है। एक होता है M1 मेजरमेंट, एक होता है M2 मेजरमेंट, एक है M3 मेजरमेंट और एक है M4 मेजरमेंट। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, मैं M1 की अगर बात कर रही हूँ, बेसिकली इसको यूज कर रहे हैं ना, तो M1 की अगर मैं बात कर रही हूँ, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। अब बैंक में हम पैसा हमारे सेविंग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाते हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ्स का, सैलरीड लोगों का जो पैसा होता है, जिनकी सैलरी आती है, उनका सेविंग बैंक अकाउंट होता है। हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं करंट बैंक अकाउंट के अंदर, और एक हम लोग कराते हैं FD, फिक्स डिपॉजिट्स, जिसे हम टर्म डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। देखो बहुत आराम से देखना, हाउसवाइफ्स हो गई या फिर जिनकी सैलरी हो गई, उनका सेविंग बैंक अकाउंट होता है, वो इसमें अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। थोड़ा बहुत नॉमिनल उन्हें इंटरेस्ट भी मिल जाता है इस पैसे पर। कभी लोन लेना है तो लोन भी ले लेते हैं। करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन का होता है। देखो सेविंग बैंक अकाउंट में एक लिमिट है कि आप एक दिन में इतने ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, इतने रुपए की ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल रहा है जो आपने पैसा डिपॉजिट कराया है। करंट बैंक अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक दिन में कितने भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, कितनी भी बार पैसा निकलवा सकते हो और कितने के भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलता है, करंट बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। और FD आप जानते ही हो, एक साथ आपने पैसा जमा करा दिया 4-5 साल के लिए, 5 साल के लिए FD करा दी, 10 साल के लिए आपने FD करा दी, 5 साल 10 साल बाद में आपके पास में पैसा आएगा। सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट में जो पैसा है, इसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। इसमें FD नहीं आई, टर्म डिपॉजिट्स नहीं आए। सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट में जो पैसा है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। मैम डिमांड डिपॉजिट्स क्यों है? क्योंकि ये वो पैसा है जिसे आप कभी भी डिमांड करके निकलवा सकते हो, यानी कि चेक इशू करके आप अपना पैसा निकलवा सकते हो। चेक इशू करके आप इस पैसे से पेमेंट्स कर सकते हो, आप ATM से भी निकलवा सकते हो। ये वो पैसा है जिसे आप चेक इशू करके निकलवा सकते हो। तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में एक तो करेंसी आई, नोट्स और कॉइन्स आए, फिर आया डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, या इसे हम बैंक मनी भी बोलते हैं। वो पैसा जो हम हमारा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट के अंदर, जिस पैसे को हम कभी भी चेक इशू करके अपनी डिमांड पर निकलवा सकते हैं। सो इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। अब बैंक्स जो पैसे से पैसा बना रहे हैं,
मान लो मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट करवाए, 200 रुपीज़ बैंक ने रिजर्व रखे, 800 किसी और को लोन पर दे दिए, उसे भी कैश में नहीं दिए ना, उसके अकाउंट में एंट्री पास कर दी कि भैया तेरे अकाउंट के अंदर 800 रुपये क्या कर दिए गए हैं, क्रेडिट कर दिए गए हैं। ये भी डिमांड डिपॉजिट्स ही हैं। इस पैसे को वो बंदा कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकता है। तो इसमें एक चीज याद रखना, डिमांड डिपॉजिट्स में हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं। कौन से डिपॉजिट्स लेते हैं? सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स ही लेते हैं। एक नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं और एक होते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। देखो, नेट डिमांड डिपॉजिट्स मतलब पब्लिक का पैसा जो बैंक्स के सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट के अंदर है, जिसे पब्लिक कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकती है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर पब्लिक वाला तो आ ही रहा है, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में है वो भी आ जाता है। तो हम ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स को नहीं लेते, क्योंकि मैंने बताया मनी सप्लाई के अंदर हम बैंकों के पैसे को नहीं लेते, हम सरकार और बैंकिंग सिस्टम के पैसे को नहीं लेते। नेट डिमांड डिपॉजिट्स में सिर्फ पब्लिक का पैसा आ रहा है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में है वो भी इंक्लूडेड है, तो हमें ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स को नहीं लेना। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि नेट डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंक डिपॉजिट्स। एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में है वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स में नहीं आता। प्लस टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मैंने बताया मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ये जो M1 है इसके अंदर टर्म डिपॉजिट्स नहीं आते हैं। टर्म डिपॉजिट्स मतलब FD वगैरह नहीं आती है। सो जनरली मनी सप्लाई के अंदर क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, यानी कि पेपर नोट्स और कॉइन्स जो हमारे पास में है, प्लस हमारा पैसा जो सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट के अंदर है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, जिसे हम कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, दैट इज बैंक मनी। समझ में आया? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स नहीं आएंगे। M1 मेजरमेंट से अगर आप मनी सप्लाई निकाल रहे हो तो उसके अंदर तो टर्म डिपॉजिट्स यानी कि FD भी नहीं आती। इन्हीं दोनों को मतलब कुल मिला के क्या हो गए? पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स, ये तो हमारा करेंसी विद पब्लिक हो गया, प्लस हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट्स ले लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी, क्योंकि जनरली सारे गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसी पैसे को यूज में लिया जाता है। कोई FD तुड़वा के ट्रांजैक्शंस नहीं करता। समझ में आई मेरी बात? सो दीज टू कंपोनेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। जनरली ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसी पैसे को यूज में लिया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या बताया? मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 ऑल्टरनेटिव्स, 4 मेजर्स हमारे पास में है, M1, M2, M3 एंड M4। सबसे पहले M1 की बात करते हैं हम लोग, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई से अगर आप मनी सप्लाई निकाल रहे हो तो आपको 3 चीजों को प्लस करना पड़ेगा। मैम कौन कौन सा? C प्लस DD प्लस OD। C और DD तो हम लोगों ने पीछे ही देख लिया। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के पास में करेंसी है। पब्लिक मतलब हम, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म्स। हमारे पास में जो पेपर नोट्स हैं और जो कॉइन्स हैं वो C में, करेंसी में आ गया। सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। हम लोगों ने हमारा पैसा जो करंट बैंक अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा रखा है, डिमांड डिपॉजिट्स, ये चेकेबल डिपॉजिट्स है जिसे हम कभी भी चेक इशू करके निकलवा सकते हैं। और एक है OD। OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। क्या होता है? अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में 3 चीजें आती हैं। देखो, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कुछ, जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसे IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो किसके पास में है? हमारे सेंट्रल बैंक RBI के पास में है। समझ में आया? ये बैंक्स नहीं है। बैंक्स के पैसे को हम मनी सप्लाई में इंक्लूड ही नहीं करते, सरकार के पैसे को भी इंक्लूड नहीं करते। ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नाबार्ड है, SIDBI है, IDBI है। इनका पैसा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा अगर RBI के पास में है वो अदर डिपॉजिट्स में आया। दूसरा, दूसरे देशों की सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे दूसरे देशों की गवर्नमेंट, जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट, ठीक है, जापान की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट, दूसरे देशों की गवर्नमेंट, प्लस दूसरे देशों में भी तो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे देशों के अंदर भी सेंट्रल बैंक्स है, जैसे फेडरल बैंक है। तो दूसरे देशों की सरकार प्लस दूसरे देशों का जो सेंट्रल बैंक है उसका भी पैसा अगर RBI के पास में है तो, प्लस कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी अगर RBI के पास में है,
इन तीनों को प्लस कर दो, वो आता है अदर डिपॉजिट्स के अंदर। एक बार आंखें बंद करना और आराम से जरा सुन के देखना। M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई से आंखें बंद करके तीन चीजें आती हैं, C प्लस DD प्लस OD। C में आया करेंसी विद द पब्लिक, DD में आया डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट्स में सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेने हैं, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेने, क्योंकि नेट डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आते, ग्रॉस वाले में आते हैं। अदर डिपॉजिट्स में तीन चीजें आई, हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नाबार्ड, IDBI, सिडबी, इनका पैसा अगर RBI के पास में है, दूसरे देशों की सरकार या दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स का पैसा अगर RBI के पास में है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF वगैरह, इनका पैसा RBI के पास में है, ये तीनों आ गए अदर डिपॉजिट्स के अंदर। क्लियर हो गया? क्या क्या नहीं आता? अदर डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं आया ना हमारे सरकार का डिपॉजिट्स विद RBI। डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, हमारे बैंक्स का पैसा RBI के पास में है, वो भी इसके अंदर नहीं आया। डिमांड डिपॉजिट्स में हमें सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेने हैं, बिकॉज नेट डिमांड डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, इसके अंदर एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास में है, वो नहीं आता है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम्स आते हैं, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। अगला आता है M2 मेजरमेंट। उससे पहले M1 को एक क्विकली रिवाइज करने के लिए मैंने फ्लो चार्ट दिया है। M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, पहला है करेंसी विद द पब्लिक, सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, और लास्ट है अदर डिपॉजिट्स, किसके पास में? RBI के पास में। अदर डिपॉजिट्स में डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि IDBI, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया। सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक और दूसरे देशों की सरकार का पैसा। एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी RBI के पास में है। अच्छे से चमक गया? अगर चीजें वाकई में समझ में आ रही है ना बच्चा, लग रहा है मैम वन शॉट के अंदर डिटेल में सब कुछ कवर कर दी है, तो प्लीज लाइक कर देना। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा तुम लोगों का, और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। आई विल रियली गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, और मैं कंटिन्यूअसली, देखो मोटिवेशन चाहिए होती है क्योंकि दिस इज माई फुल टाइम जॉब, ये कोई मेरा पार्ट टाइम नहीं है। सो मोटिवेशन चाहिए होती है कि मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर सकूं। तो वो यही रहेगा, आप लोग जितना शेयर करोगे, जितनी बड़ी फैमिली होगी ना, उतना मैं कॉन्टिन्यूअसली लेक्चर्स अपलोड कर सकती हूँ। सो अगर वाकई में यूजफुल है, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अगला देखो, सेकेंड आता है M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 में हम लोगों ने क्या क्या लिया था? C प्लस DD प्लस OD। M1 तो लेना ही है हमें, ठीक है। M1 के साथ में आपको एक चीज और प्लस कर देनी है, जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं ना, सेविंग बैंक अकाउंट्स में बता रही हूं, उसी तरह से हम पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेविंग डिपॉजिट्स करवा सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमारे करंट अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट कराते हैं, सेम ऐसे ही सेविंग डिपॉजिट्स हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर भी कर सकते हैं। FD नहीं आ रही है यहाँ पर, सेविंग डिपॉजिट्स है कि इस पैसे को भी आप कभी भी निकलवा सकते हो। बस इतना है कि बैंक वाले पैसे को आप चेक इशू करके निकलवा सकते हो। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट्स है, उसे आप चेक इशू करके नहीं निकलवा सकते। यू हैव टू सिंपली फिल अ फॉर्म इशू करके, फॉर्म फिल करके आप अपने पैसे को निकलवा सकते हो। सो M1 आ गया, C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट्स हम कराते हैं, FD नहीं, टर्म डिपॉजिट्स नहीं, जो सेविंग डिपॉजिट्स हम करवाते हैं, दैट कम्स इन M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो ये M1 से बड़ा है ना, सो M2 इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। क्लियर हो गया? थर्ड आता है M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसे हम एग्रीगेट मोनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट मोनेटरी रिसोर्सेज। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एग्रीगेट मोनेटरी रिसोर्सेज? M1, M2, M3, M4। M3 इज नोन एज एग्रीगेट मोनेटरी रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जनरल पब्लिक के हाथ में जो पैसा है वो भी आ जाता है, प्लस कमर्शियल बैंक का सारा पैसा आ जाता है। मैम कैसे? M1 में करेंसी आ गई जो हमारे हाथ में है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स आ गए हैं इसके अंदर, प्लस अदर डिपॉजिट्स भी आ गए हैं इसके अंदर। अब साथ में क्या प्लस करना है? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स भी बोल सकते हो, टर्म डिपॉजिट्स भी बोल सकते हो, और FD भी बोल सकते हो। M1 में
करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स आ गया। साथ में कमर्शियल बैंक्स, पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर बात नहीं हो रही, कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो टर्म डिपॉजिट्स कराए जाते हैं, जो हम एफडी वगैरह करवाते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। तो M1 से बड़ा हो गया ना ये। सो M3 इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1 बिकॉज इट इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। M1 में C प्लस DD प्लस OD, M2 के अंदर M1 आया, साथ में पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट्स कराए हैं वो आए। M3 के अंदर M1 आया, साथ में कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो टाइम डिपॉजिट्स कराते हैं वो आया। लास्ट आता है M4। M4 के अंदर आपको M3 लेना है, M1 नहीं लेना, M3 लेना है। अब M3 के अंदर एक तो M1 आता है प्लस टर्म डिपॉजिट्स आ जाते हैं, कहाँ पर, कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है, मतलब पूरा पैसा आ चुका ना। M1 में C प्लस DD प्लस OD आ गया, कमर्शियल बैंक्स वाले टर्म डिपॉजिट्स आ ही गए, बचा क्या, पोस्ट ऑफिस वाला पैसा बच गया इसके अंदर। तो पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स ले लो। टोटल डिपॉजिट्स मतलब पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट्स है वो भी ले लो, पोस्ट ऑफिस में जो एफडी कराई है वो भी ले लो। सो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, टोटल डिपॉजिट्स के अंदर आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स है वो भी आ गए, प्लस आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर टर्म डिपॉजिट्स हैं वो भी आ चुके हैं, एफडी भी आ चुकी है। बस आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इसमें नहीं लेना, तो ये M3 से भी ज्यादा क्या है, बड़ा है। ये हो गए हमारे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्लियर हो गया। आगे देखो, अब हम बात करते हैं M1 और M2 की। अगर हम बात करें तो M1 के अंदर C प्लस DD प्लस OD, M2 के अंदर क्या आ गया था, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स। कहीं पर भी एफडी वगैरह टर्म डिपॉजिट्स नहीं आए ना, इसलिए इसे हम नैरो मनी बोलते हैं। M3 और M4 के अंदर कहीं ना कहीं टर्म डिपॉजिट्स आ गए हैं। आप देखो M3 क्या था, M1 के साथ में नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स आ गई एफडी, M4 के अंदर तो पूरा का पूरा पैसा ही आ गया। सो M3 और M4 को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी। ये MCQs में पूछी जाती हैं। M3 का दूसरा नाम है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, और ये M1, M2, M3, M4 जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अंदर है। मतलब M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है कि आप उसे तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें C प्लस DD प्लस OD आ रहा है। ये वो पैसा है जो ऑलरेडी कैश में है, या फिर आप इसे इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे कम लिक्विड M2 है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, पोस्ट ऑफिस का पैसा जो इजीली चेक इशू करके नहीं निकलता, फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद में आ गए टर्म डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, वो लिक्विड उतना नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अंदर है कि M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है और M4 सबसे कम लिक्विड है, क्योंकि उसे कैश में ट्रांसफॉर्म करने में, कैश में चेंज करने में टाइम लगेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है देश के अंदर मनी सप्लाई से रिलेटेड डेटा को रिलीज करने का। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। M1, M3 नैरो मनी, M3, M4 ब्रॉड मनी, M3 एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड, M4 सबसे कम लिक्विड, कि उसे कैश में कन्वर्ट करने में आपको टाइम लगेगा। हमारे देश में मनी सप्लाई से रिलेटेड डेटा रिलीज करने का काम किसका है, हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फिर बात करते हैं हम हाई पावर्ड मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। देखो, हमें पता है सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है, सारे के सारे नोट्स इशू करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सिवाय 1 रुपए के नोट के। 1 रुपए का नोट इशू नहीं करता, बाकी सारे नोट्स इशू करता है, क्योंकि वो 1 रुपए का नोट और कॉइन्स इशू करने का काम है हमारी सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो देखो, हमें पता है सरकार ने, सेंट्रल बैंक ने करेंसी इशू करी है। अब वो करेंसी जो या तो पब्लिक के पास में है, हमारे पास में है, या फिर वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स के पास में है। कमर्शियल बैंक में हम लोग जो डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह करा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, कमर्शियल बैंक्स के खुद के रिजर्व्स की मैं बात कर रही हूँ। पब्लिक का पैसा, हमारा इंडिविजुअल बिजनेस फर्म्स का पैसा जो कॉइन्स और नोट्स की फॉर्म में है, प्लस कमर्शियल बैंक्स का पैसा। कमर्शियल बैंक्स के पैसे में हम जो डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह कराते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। कमर्शियल बैंक्स भी उस पैसे में से कुछ रिजर्व अपने पास में रखते हैं ना, मैं उस रिजर्व की बात कर रही हूँ। इसे बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास में भी हो सकती है, या फिर सेंट्रल बैंक के पास में भी, कमर्शियल बैंक्स के पास में भी हो सकती है। दैट इज हाई पावर्ड मनी। इसे हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। इसे हम मॉनेटरी बेस या फिर रिजर्व मनी भी बोलते हैं। क्या क्या है इसमें, करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक की करेंसी आ गई, प्लस कैश रिजर्व्स विद द बैंक,
बैंक्स के कैश रिजर्व्स इसके अंदर आते हैं। बैंक्स के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट्स हमने कराए वो इसमें नहीं आते, बैंक्स के कैश रिजर्व्स आते हैं। बैंक्स भी अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व अपने पास में रखते हैं, अपने पापा आरबीआई के पास में रखवाते हैं, वो रिजर्व्स इसके अंदर आते हैं। तो देखो पीछे हम लोगों ने मनी देखा था, मतलब मैंने आपको मनी सप्लाई बताया था कि मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है। उसमें हम करेंसी ले रहे थे ना, उसके अंदर हम डिमांड डिपॉजिट्स भी ले रहे थे। ट्रांजैक्शन मनी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था ना, एक तो करेंसी विद द पब्लिक आ जाता है प्लस डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं, वो दो आ रहे थे। लेकिन हाई पावर्ड मनी के अंदर करेंसी तो आ ही रही है प्लस बैंक्स के कैश रिजर्व्स इसके अंदर आते हैं। यहां पर डिमांड डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही। अच्छे से चमक गया। तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप पीछे क्वेश्चंस के बाद में देखो, पावर बूस्टर गिवन है, उसके अंदर भी काफी सारे टॉपिक्स गिवन है। तो क्विकली इन टॉपिक्स को भी हम कंप्लीट करते हैं। पहला बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। भैया मनी कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था जो हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता था। ठीक है भैया, काम नहीं चला क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स पूरा नहीं हो पा रहा था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था। फिर आई मेटेलिक करेंसी, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स। अब इनको कैरी करना थोड़ा सा डेंजरस होता है ना, गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन्स आप कैरी करो। हम लोग अगर ज्वेलरी पहनते हैं तो ही अगर हम ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं तो कितना इनसिक्योर फील करते हैं। तो उन कॉइन्स को कैरी करना बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। प्लस बात क्या है, मान लो एक सिक्के पे लिखा हुआ है 10 रुपए, लिखा हुआ कितना है वो होती है फेस वैल्यू या फिर मनी वैल्यू। और अगर आप इस, क्या हो गया बाबा, अगर आप इस कॉइन को मेल्ट करोगे तो इसके अंदर मान लो ये सिल्वर का है, सिल्वर निकल जाएगा। मैंने कहा सिल्वर भी निकल गया इसके अंदर 10 रुपए का। तो लिखा हुआ भी 10 है और अगर आप मेल्ट कर रहे हो उसके अंदर से सिल्वर भी 10 रुपए का निकल रहा है, मतलब उसकी कमोडिटी वैल्यू भी 10 रुपए की है। तो लोगों ने देखा यार इन कॉइन्स को सेव करना चालू कर देते हैं ना, क्योंकि लिखा हुआ तो हमेशा 10 रहेगा, लेकिन 10 साल 15 साल अगर हम सेव करेंगे तो इसके अंदर जो सिल्वर है उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। आज अगर आप एक सिल्वर का सिक्का लेने जाते हो दिवाली पर तो वो 1100 1200 1500 1600 रुपए का आता है ना। तो वही है कि उस पर लिखा 10 है लेकिन उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो लोगों ने इन्हें इकट्ठा करना चालू कर दिया, थोड़ा सा डेंजरस था, खराब था। फिर जन्म होता है पेपर मनी का। पेपर मनी आपको पता है आरबीआई का काम है सारे के सारे नोट्स इशू करना, कॉइन्स वगैरह जो है उन्हें इशू करने का काम है हमारी गवर्नमेंट का। फिर पैरेलली जन्म होता है क्रेडिट मनी का। अब क्रेडिट मनी आपको मैंने अभी भी बताया था, हम लोग जो बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, बैंक्स कुछ पार्ट रखते हैं, बाकी का पैसा लोन पर दे देते हैं, तो बैंक्स पैसे से पैसा बना रहे हैं ना, इस बैंक मनी को ही क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्रेडिट मनी इज मनी क्रेडिटेड बाय कमर्शियल बैंक्स व्हेन दे गिव लोन्स और क्रेडिट। चेक्स वगैरह किस में आ जाते हैं, क्रेडिट मनी के अंदर। और फिर जन्म होता है प्लास्टिक मनी का, और आज तो ई मनी चलती है। क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, वो प्लास्टिक मनी में आ गए। ई मनी आपको पता है हम गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, यूपीआई करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ये सब किस में आ जाता है, ई मनी के अंदर। तो इस तरह से धीरे धीरे मनी का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। आगे बात करते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। अब अलग अलग तरह के फंक्शंस गिवन है। कंटिंजेंट फंक्शंस मतलब वो प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े थे ना, उनकी वजह से इन फंक्शंस का भी जन्म हो जाता है, ये उन पर डिपेंडेंट है। देखो 6 है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, आसान सा है। प्रोडक्शन करना है तो प्रोड्यूसर भाई साहब को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कैसे करेंगे, लैंड को रेंट, लेबर को सैलरी वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट। तो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना। ये पॉसिबल है क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है। पैसा एग्जिस्ट करता है तभी हम ये जो नेशनल इनकम है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो मनी हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्लियर है। सेकेंड है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो कंज्यूमर जो है वो क्या चाहता है कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, वो कोई भी चीज खरीदे तो खरीद कर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। सो कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमाइज करता है, वो देखता है इतने रुपए खर्च करके। अब पैसा है तभी तो वो मेजर कर पा रहा है कि कितने रुपए खर्च करे। वो देखता है इतने रुपए खर्च करके मुझे इतने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 10 रुपए खर्च करके मुझे 15 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये पॉसिबल है क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है, वो मेजर कर सकता है। प्रोड्यूसर देख रहा है यार ये लेबर मैंने खरीदी थी,
इस लेबर को मैं इतना पे कर रहा हूँ, इस लेबर को इतना मैं पे कर रहा हूँ, तो इस लेबर से मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है, ये लेबर इतना प्रोडक्शन कर रही है। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा एग्जिस्ट करता है। मनी हेल्प्स द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर देखता है कि 10 रुपए लगा के मुझे 15 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बल्ले बल्ले है। प्रोड्यूसर देख रहा है यार इस लेबर को मैं महीने के 50,000 रुपए देता हूँ और यार ये मुझे ना 80,000 रुपए जितना प्रोडक्शन करके दे देता है, तो उसकी भी बल्ले बल्ले है। थर्ड है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। पैसा एग्जिस्ट करता है, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा एग्जिस्ट करता है, हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? बैंक अकाउंट्स के अंदर। बैंक में स्टोर करते हैं, बैंक उसी पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। सो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को हम स्टोर कर सकते हैं। हैज एनकरेज्ड सेविंग्स बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो हम एनकरेज हो रहे हैं, हम हमारा पैसा बैंक्स में स्टोर करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स करवाते हैं। बैंक्स उस पैसे को यूज करते हैं और उस पैसे से क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करते हैं। सो पैसा है तो देश में क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। वो पैसा बिजनेसमैन को दिया जाता है ताकि वो उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज में ले सके, तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। फोर्थ है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। हमारे पास में पैसा है, हमने हमारा पैसा किसी जगह लगा रखा है, हमें लग रहा है यार इस जगह से हमें एज सच प्रॉफिट नहीं मिल रहा पैसा लगाने से, हम तुरंत उस पैसे को दूसरी जगह पर लगा देंगे। तो हमारे पास में पैसा है, लिक्विडिटी है, तो हम एक पैसे को एक लेस प्रोडक्टिव जगह से कहां पर लगाते हैं? मोर प्रोडक्टिव जगह पर लगाते हैं। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, मुझे लग रहा है यार ये कंपनी डाउन जाएगी, है ना, तो मैंने मेरा पैसा वहां से हटाया और मैंने मेरा पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई बिजनेस है उसके अंदर डाल दिया। मुझे पता है ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तो मैं मेरे पैसे को लेस प्रोडक्टिव जगह से मोर प्रोडक्टिव जगह पर लगा रही हूँ। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। फिफ्थ, बेयरर ऑफ ऑप्शंस। इसका मतलब जो पैसे का बेयरर है, जिसके पास में पैसा है, उसके पास में एक इतनी परचेजिंग पावर है कि वो कोई भी चीज खरीद सकता है अपने ऑप्शंस के हिसाब से। अगर आपके पास से पैसा है, सो यू हैव न्यूमेरियस ऑप्शंस, आपके पास से बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उस पैसे को कहीं पर भी खर्च कर सकते हो उस प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अर्जेंसी के रिक्वायर अकॉर्डिंग, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। गर्मियां हैं, यू विल स्पेंड ऑन कूलर्स, टीवी वगैरह, टीवी क्या एसी वगैरह। सर्दियां हैं तो आप उस पैसे से कोई ब्लैंकेट खरीदोगे, जैकेट्स खरीदोगे, शूज खरीदोगे, रेनी सीजन में अम्ब्रेला खरीद रहे हो। गर्मियां चल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम पे पैसा लगा रहे हो, सर्दियां चल रही हैं, सूप पी रहे हो। सो आपके ऊपर है। मनी प्रोवाइड्स परचेजिंग पावर, पैसा है तो परचेजिंग पावर है आपके हाथ में। बियरर यानी कि जिसके पास में पैसा है उसके पास में परचेजिंग पावर है कि वो उससे अलग अलग ऑप्शंस है उसके पास में, कहीं पर भी उस पैसे को स्पेंड कर सकता है। और लास्ट है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मतलब एक होता है ना, इंसान बैंकरप्ट घोषित हो गया कि या तो बैंकरप्ट है, इसके पास तो 1 रुपया नहीं है देने के लिए। अगर आपके पास में इनफ मनी है, प्रोवाइडिंग आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइबिलिटीज मतलब आपके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा। अगर आपके पास में इनफ पैसा है तो आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकते, आप बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं हो सकते। बैंकरप्ट मतलब ठन गोपाल, ठन गोपाल मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं है, पैसा खत्म, आपके पास में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है किसी को देने के लिए। तो अगर आपके पास में पैसा है तो आप कभी इंसॉल्वेंट, कभी बैंकरप्ट, कभी दिवालिया घोषित नहीं हो सकते। ये थे कंटिंजेंट फंक्शंस। फिर आता है स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। पॉल एंजिग ने ये क्लासिफिकेशन दिया कि मनी के फंक्शंस को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टैटिक फंक्शंस के अंदर जो हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े थे ना, प्राइमरी के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक कौन सा था हमारा, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। वो पांचों के पांचों किस में आ जाते हैं? स्टैटिक फंक्शंस के अंदर। सो दीज फंक्शंस फैसिलिटेट वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तभी इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी वर्क कर रही है। ये कन्वेंशनल फंक्शंस है, इसमें सारे के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आ गए, वो पांचों फंक्शंस आ गए जो हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी पढ़े थे, वो पांचों फंक्शंस इसके अंदर आते हैं। डायनेमिक फंक्शंस का मतलब क्या है? मनी का एक काम ये है कि आज मनी एग्जिस्ट करती है तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दिस इज डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच गिव स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी। कि आज पैसा एग्जिस्ट करता है तो देश में स्टेबिलिटी है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव नहीं है। इंक्रीज द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। पैसा एग्जिस्ट करता है तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। कैसे?
पैसा एग्जिस्ट करता है, हम हमारा पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक्स उस पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर देते हैं, तो वो लोग उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में, प्रपोजल में पैसा लगाते हैं ना, तो जीडीपी बढ़ेगा, वो लोग कोई मशीन भी खरीदेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर क्या है, पैसा है तो लिक्विडिटी है, हाथ में कैश अवेलेबल है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आ जाए, क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सपैंड हो रही हैं, तो अपने आप इसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, हमारे देश की ग्रोथ हो रही है। सो स्टैटिक मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस आए इसके अंदर पांचों, डायनेमिक में वो फंक्शंस आए जिससे मनी की हेल्प से हमारे देश में स्टेबिलिटी बनी हुई है, प्लस हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं डिमांड फॉर मनी, इंपॉर्टेंट है ये। डिमांड फॉर मनी मतलब हम पैसे की डिमांड क्यों करते हैं, तीन पर्पसेज है, एक होती है ट्रांजैक्शन मोटिव, एक है स्पेक्यूलेटिव मोटिव और एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। देखो, इनकम आती है एक दिन, सैलरी आती है एक दिन, महीने के आखिरी दिन, जो मंथ का लास्ट वीक होता है या फिर मंथ का जो भी लास्ट वर्किंग डे है उस दिन सैलरी आई, सैलरी आ एक दिन रही है, लेकिन उस सैलरी से आप ट्रांजेक्शन्स तो थ्रू आउट द मंथ कर रहे हो ना, पूरे महीने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कभी बच्चे की स्कूल की फीस दी, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, कभी पानी का बिल दिया, कभी घर का ग्रोसरी का सामान ला रहे हो, डीमार्ट जा रहे हो, कभी आप एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, सैलरी एक दिन आई बट यू आर मेकिंग ट्रांजेक्शन्स थ्रू आउट द मंथ, तो उसके लिए यू हैव टू होल्ड मनी, आपको पैसा होल्ड करने की रिक्वायरमेंट है, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हम पैसा होल्ड कर रहे हैं, दिस इज ट्रांजेक्शन मोटिव। ठीक है, प्रिंसिपल मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन। मेन कारण ही क्यों है पैसा होल्ड करने का, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन्स करने हैं। ट्रांजेक्शन मोटिव रिलेट्स टू डिमांड फॉर मनी टू मीट द करंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स। इंडिविजुअल्स को, बिजनेस यूनिट्स को पैसा होल्ड करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि वो करंट ट्रांजेक्शन्स कर सके। समझ में आ गई मेरी बात। अब जितनी ज्यादा इनकम होती है, इनकम को इको में वाई से डिनोट करते हैं, जितनी ज्यादा इनकम होगी हम उतने ही ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो उतनी ही ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होगी। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी बेटा, आप उतना ज्यादा रेस्टोरेंट्स में खाना खाओगे, जितनी इनकम होगी उतना मूवी देखोगे, जितनी इनकम होगी उतने नए कपड़े, नए कॉस्मेटिक्स खरीदोगे, नए फुटवियर्स खरीदोगे। तो इनकम ज्यादा होगी, कीन्स कहते हैं इनकम ज्यादा है, तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्रांजैक्शंस करने के लिए यू नीड टू होल्ड मोर मनी। अकॉर्डिंग टू कीन्स, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज positively related to the level of income. Higher the level of income, higher would be the size of money holding for transactions. पहला क्लियर। सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव। हम पैसे को होल्ड करके रखना चाहते हैं ताकि कल को कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए, कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई कंटिंजेंसी हो जाए, तो उस इमरजेंसी में हम उस पैसे को यूज ले सके। कल को मान लो नौकरी चले जाए तो वो पैसा काम में आ सके, कल को कोई भी लाइफ के साथ में अनहोनी होती है, कैजुअलिटी होती है, वो पैसा काम में आ सके। सो प्रिकॉशनरी मोटिव, डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंसेस फॉर अनफोर्सीन कंटिंजेंसी। कोई ना सोची समझी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर हो जाती है, जिस इंसान की इनकम जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कैश बैलेंस होल्ड करेगा कंटिंजेंसी, इमरजेंसी के लिए। आपकी इनकम कम है, इमरजेंसी के लिए भी आपके पास में पैसा कम होगा, फ्यूचर के लिए। ट्रांजैक्शन तो क्या था, करंट में ट्रांजैक्शंस करने के लिए आप पैसा होल्ड कर रहे हो, ये फ्यूचर अनफोर्सीन इवेंट के लिए है, फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए है। इनकम ज्यादा होगी, फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए पैसा ज्यादा होल्ड करके रखोगे। इनकम कम है, फ्यूचर इमरजेंसी के लिए पैसा कम होल्ड करोगे। लास्ट आता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। देखो, स्पेक्यूलेटिव मोटिव का मतलब है, नॉर्मली क्या होता है, हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, हम जो बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उस पे बैंक्स हमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर बैंक हमें इंटरेस्ट कम दे रहा है तो हम हमारा पैसा बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, हम उस पैसे को कहीं और क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, वही ले लो, हम उस पैसे से बॉन्ड्स खरीद लेंगे। अगर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, मान लो बैंक इंटरेस्ट कम दे रहा है तो हम बैंक में पैसा क्यों डिपॉजिट करवाएंगे, हम उस पैसे से बॉन्ड्स खरीदेंगे ना,
और अगर हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, सब लोग अगर बॉन्ड्स की डिमांड करेंगे, तो आपको पता है जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना, वो चीज़ महंगी हो जाती है, तो अपने आप बॉन्ड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बॉन्ड्स महंगे हो जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास में हमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है, बैंक्स में इंटरेस्ट कम अगर हमें मिल रहा है, तो हम कहां पर स्विच कर जाएंगे, बॉन्ड्स पर स्विच कर जाएंगे, और बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर बैंक्स ही हमें इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं, बैंक्स ही अगर हमें इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, तो हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं। मतलब हम डिमांड कम कर रहे हैं, बैंक्स अगर हमें इंटरेस्ट ज्यादा देंगे तो हम पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवा देंगे, हम पैसे की डिमांड कम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो हम क्यों बॉन्ड खरीदेंगे, हम बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, तो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा देंगे, यानी कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो गई। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी मतलब बॉन्ड्स में पैसा लगाने के लिए अब हम पैसे की डिमांड नहीं कर रहे। वहीं बैंक्स अगर हमें इंटरेस्ट कम देंगे तो हमें बॉन्ड्स में पैसा लगाना पड़ेगा, हम बॉन्ड्स पर शिफ्ट करेंगे, तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बैंक अगर इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो हमें बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाना, क्यों लगाएंगे फालतू में, तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कम है। स्पेक्यूलेटिव मतलब ये समझ लो बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाने के लिए हम पैसे की डिमांड कम कर रहे हैं, बैंक्स अगर इंटरेस्ट कम देंगे तो हमें बॉन्ड्स में पैसा लगाना पड़ेगा, तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। स्पेक्यूलेशंस होते हैं इन फ्यूचर मूवमेंट्स इन इंटरेस्ट रेट्स, ये इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है, बॉन्ड के प्राइजेस में चेंजेस आते रहते हैं, अभी मैंने समझाया। इंटरेस्ट वरीज इनवर्सली विद द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, अभी मैंने बताया अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी सिक्योरिटीज के प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे, बैंक्स इंटरेस्ट कम देंगे तो लोग सिक्योरिटीज खरीदेंगे, बॉन्ड्स के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दोनों में उल्टा रिलेशन है। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, अगर बैंक्स इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स फॉल, तो लोग बैंक्स में ही पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, वो बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, और इस सिचुएशन के अंदर बॉन्ड्स का प्राइस डाउन चले जाएगा। Hence, speculative demand for money becomes less at high interest rate and becomes large at low interest rate. समझ में आया? अगर बैंक्स में इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो लोग बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे, वो बॉन्ड्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स महंगे हो जाएंगे, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ा। अगर बैंक्स ही इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो लोग बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, बल्कि वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, तो बॉन्ड्स के प्राइसेस गिरेंगे, और हम बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगा रहे, तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर इनवर्स यानी कि उल्टा रिलेशन है। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इजी पीजी। आगे आता है हमारे पास में डेफिनेशंस ऑफ मनी। देखो मनी की अलग अलग तरह की डेफिनेशंस है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सरकार अगर किसी चीज को बोल दे मनी है तो वही चीज मनी है। सरकार बोल दे भैया ये 2000 रुपए का नोट मनी है तो ये गुलाबी नोट मनी है। सरकार ने बोल दिया अब ये नहीं चलेगा तो ये गुलाबी नोट मनी नहीं है। सरकार ने बोल दिया 1500 के नोट बंद तो ये मनी नहीं है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को मनी बोल रही है तो वो मनी है। लॉ किसी चीज को मनी बोल रहा है तो वो मनी है। सरकार ने बोला है ये 500 रुपए का नोट मनी है तो वो मनी है। समझ में आया? पढ़ा था हम लोगों ने। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी भी हम लोगों ने पढ़ा था। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी के फंक्शंस ही मनी की डेफिनेशन है कि मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मनी के फंक्शंस ही मनी है। कोई भी चीज जो ये 5 फंक्शंस कर दे वही क्या है? मनी है। हमें 2 पढ़ने हैं डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिस पर हम मनी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है मनी यानी कि लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, और एक होती है नियर मनी। देखो मनी यानी कि लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी के अंदर करेंसी विद पब्लिक आ जाता है। करेंसी विद पब्लिक के अंदर वही पेपर नोट्स और कॉइन्स आ गए, प्लस इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स के अंदर टाइम डिपॉजिट्स नहीं आ रहे इसके अंदर। तो ये ऑलरेडी लिक्विड है, इससे आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो। करेंसी से तुरंत पेमेंट कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट से भी आप पेमेंट कर सकते हो तुरंत, बहुत आराम से, कि आपने सामने वाले को चेक दे दिया। नियर मनी के अंदर क्या आती है? नियर मनी के अंदर एफडी आ जाते हैं, इसके अंदर ट्रेजरी बिल्स वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स आ जाते हैं कि ये लिक्विड नहीं है। अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको इन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। एफडी तुरवानी पड़ेगी आपको अपने ट्रेजरी बिल्स बेक करवाने पड़ेंगे, बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे, फिर आपके पास में कैश आएगा, उस कैश से आप पेमेंट करोगे। सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू कैश, देन यू विल मेक पेमेंट। दिस इज नियर मनी, क्लोज टू मनी। ऊपर वाले में करेंसी प्लस डीडी, इसमें एफडी, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स वगैरह आ गए। फिर डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। देखो नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी,
मनी की छोटी डेफिनेशन में वही आ गया, मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन जब हम मनी की ब्रॉड डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें सब आ जाता है, ऊपर वाला तो आ ही गया करेंसी विद पब्लिक, प्लस इसके अंदर नियर मनी भी आ जाता है, यानी कि इसके अंदर एफडी भी आ जाता है, इसके अंदर हमारे ट्रेजरी बिल्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी में करेंसी प्लस डीडी, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस नियर मनी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो भी आ गया, करेक्ट हो गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी और लास्ट है क्रेडिट मनी। 1 बाय 1 करके समझना बहुत आसान है। फुल बॉडीड मनी की हम बात करते हैं। फुल बॉडीड मनी मतलब पहले के टाइम पर जो गोल्ड के सिल्वर के कॉइन्स चला करते थे, मैंने बोला ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर जो सिल्वर का कॉइन चला करता था, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुल बॉडीड मनी। मैंने कहा इस पे लिखा हुआ 10 रुपए है, जितना लिखा हुआ है इसे इसकी फेस वैल्यू बोला जाता है या फिर इसे इसकी मनी वैल्यू बोला जाता है। और अगर आप इसको मेल्ट करोगे तो इसके अंदर से मैंने कहा 10 रुपए का ही क्या निकल जाएगा, सिल्वर निकल जाएगा। ये इसकी क्या है, कमोडिटी वैल्यू है। क्या है, कमोडिटी वैल्यू है। कमोडिटी वैल्यू भी बोल सकते हो और इसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हो। सो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है, जितना लिखा हुआ है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है, मनी वैल्यू है, उसके अंदर उतना ही सिल्वर है, यानी कि उसकी कमोडिटी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी 10 रुपए के बराबर ही है। दैट इज फुल बॉडीड मनी। कब के टाइम पर, जब वो इशू करे जाते थे। आज तो अगर लिखा हुआ 10 है और आपके पास में चांदी के सिक्के पड़े हैं तो इनकी कीमत 1200-1500 रुपए होगी। समझ में आई मेरी बात? उस टाइम की बात कर रही हूं मैं, जब ये छपते, जब ये मिंट होते थे, जब ये चलते थे। सो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की फॉर्म में ही है, जहां पर कमोडिटी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू की इसके अंदर कितना सिल्वर कितना गोल्ड है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, जितना उस पर छपा हुआ है उसकी फेस वैल्यू के बराबर है व्हेन दे वर इशूड। आज तो कमोडिटी वैल्यू कहीं ना कहीं मनी वैल्यू से बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल रूपी कॉइन यूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। सो मनी वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, जितना लिखा है इट इज इक्वल टू उसके अंदर जितने रुपए का सिल्वर है। मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर थी। फुल बॉडीड मनी। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब है, ये रुको, ये भी अभी नहीं चलता, ये 100 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, ये क्या है, इसकी मनी वैल्यू है। हमें पता है 100 रुपए के नोट को बनाने के लिए इसकी कमोडिटी वैल्यू जो है, ये कागज का टुकड़ा ही तो है, उसकी वैल्यू हार्डली कितनी होएगी, 10 रुपए। कितनी होएगी, 10 रुपए। तो इसकी कमोडिटी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो कितनी है, 10 रुपए है। लेकिन इसमें होता क्या था, अभी तो ये नहीं चलते, 100 रुपए का नोट है, मनी वैल्यू है। 100 रुपए का नोट आपको दिया गया है, आरबीआई ने इशू करा है, आरबीआई ने 100 का नोट इशू करा है, लेकिन इसके साथ साथ में आरबीआई ने अपने पास में 100 रुपए का गोल्ड या फिर सिल्वर, कोई भी प्रीशियस मेटल अपने पास में रख रखा है। मतलब आरबीआई ने 100 रुपए का नोट इशू करा, कमोडिटी वैल्यू तो 10 रुपए होगी, कागज का टुकड़ा ही तो है, लेकिन इसको इशू करने के लिए आरबीआई ने अपने पास में 100 रुपए का गोल्ड रख रखा है, 100 रुपए का सिल्वर रख रखा है। The representative full bodied money is money value is much higher than its value as a commodity. Money value ज्यादा है, commodity value कम है। Representative full bodied money refers to paper money, notes की तरह होते हैं, that is backed by an equivalent amount of precious metal like gold or silver kept in reserve by the government or central bank. जो issue करने वाली authority है उसने साथ साथ में उतना ही, जितना उसकी मनी वैल्यू है, उतना ही गोल्ड सिल्वर या कोई भी प्रीशियस मेटल अपने पास में रख रखा है। ये पहले होता था, अभी नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी 2 तरह के हैं, कन्वर्टेबल पेपर मनी और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी में क्या होता था कि आप ये 10 रुपए का नोट जो है वो बैंक के अंदर ले जाओ और बैंक वाले को बोल दो कि भैया ये ले 100 रुपए का नोट, ठीक है, और मुझे इस 100 रुपए के नोट की बजाय 100 रुपए का क्या दे दे, गोल्ड दे दे। मतलब आप उसे कन्वर्ट करवा सकते थे इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड सिल्वर या फिर कोई भी प्रीशियस मेटल जो भी रख रखा है उसके बदले। इनकन्वर्टेबल में आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते, जैसे आज हम कन्वर्ट नहीं करवा सकते। सो कन्वर्टेबल पेपर मनी में ये भी हो रहा था कि आपको पता तो है कि इतना गोल्ड सिल्वर रखा हुआ है इसके पीछे,
आप उसको दो बैंक के अंदर, ले भाई 100 का नोट, बदले में मुझे 100 रुपए का गोल्ड या सिल्वर दे दो, सो वो कन्वर्ट भी हो जाता था 100%। ये इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कन्वर्ट नहीं होती। क्लियर हो गया। लास्ट आता है क्रेडिट मनी, जो आज चलती है। आज चलती है, मैंने कहा ये नोट चलता है, लिखा हुआ 100 रुपए है, ये क्या है, इसकी मनी वैल्यू है। इसके अंदर जो पेपर है उसकी वैल्यू 8 रुपए 10 रुपए होगी। सो मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू। और पहले वाला सिस्टम भी नहीं है कि भैया इतना का इतना गोल्ड रखा हुआ होगा, इतना का इतना प्रीशियस मेटल रखा होगा, कि 100 का नोट इशू करा है तो भैया 100 का प्रीशियस मेटल रखा होगा, वो सीन भी नहीं है। सो इट रेफर्स टू मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कमोडिटी वैल्यू इज मच लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। कि जैसे ये सिक्का है, सिक्के पे लिखा हुआ 10 रुपए है, लेकिन ये सिक्का किसी मेटल से, किसी अलॉय से बना हुआ है जो शायद सिर्फ 2 रुपए का 2.5 रुपए का होगा। सो मनी वैल्यू इज फार 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 मोर देन इट्स इंट्रिंसिक या फिर कमोडिटी वैल्यू। समझ में आया? फुल बॉडीड मनी, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है उसके लिए उतना ही गोल्ड और सिल्वर की क्या है, बैकिंग है। उसके पीछे सरकार ने या आरबीआई ने उतना ही गोल्ड और सिल्वर रख रखा है। और लास्ट है क्रेडिट मनी, मनी वैल्यू यानी कि जो फेस वैल्यू है इट इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। लास्ट और छोटा सा टॉपिक बचता है सप्लायर्स ऑफ मनी। हमारे देश में मनी कौन कौन सप्लाई करते हैं? पहला है हमारे देश का सेंट्रल बैंक, सारे के सारे बैंक्स का पापा एपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड आते हैं कमर्शियल बैंक्स यानी कि बच्चे, एसबीआई है, पीएनबी है, देना बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, और एक है गवर्नमेंट। देखो सारे के सारे नोट्स इशू करने का काम किसका है? हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का। सो आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। सारे के सारे नोट्स सिवाय 1 रुपए के नोट के, क्योंकि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सारे नोट्स मैं बोल रही हूँ, कॉइन्स नहीं बोल रही, सारे नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का। अंडर कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइनेज एक्ट 2011 सारे कॉइन्स और 1 रुपए का जो नोट है वो इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट आर कंसिडर्ड एज कॉइन। 1 रुपए का जो नोट है और सारे के सारे कॉइन्स, इन्हें कॉइन्स ही बोला जाता है एज पर कॉइनेज एक्ट, जिन्हें इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी पढ़ेंगे। आरबीआई नोट्स इशू करता है, लेकिन नोट्स इशू करने के लिए आरबीआई अपने पास में रिजर्व रखता है। बराबर का रिजर्व नहीं रख रहा, आरबीआई रिजर्व रखता है मिनिमम 200 करोड़ का। कितने का? 200 करोड़ का। इसमें से भी 200 करोड़ में से 115 करोड़ का जो रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए, मिनिमम इतना। तो बचा हुआ जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकता है। सो आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर काम करता है, दैट आरबीआई हैज टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। इसमें से भी 115 करोड़ शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड और बाकी का इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज। हो सकता है मिनिमम है, इससे ज्यादा भी आप गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हो। तो आरबीआई नोट्स इशू करता है। सेकंड है कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स पैसे से पैसा बनाते हैं, हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं, कुछ पैसा बैंक्स अपने पास में रिजर्व रखते हैं, बाकी का पैसा लोन पर दे देते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स आर द सेकंड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट इशू करेंसी बट दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स पढ़ा था ना कि हमारा पैसा बैंक्स में है, जिस पैसे को हम कभी भी डिमांड पर चेक इशू करके निकलवा सकते हैं। ये चेकेबल डिपॉजिट्स क्या है? कमर्शियल बैंक का क्रिएट करा हुआ पैसा। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड, अभी पढ़ा था, बैंक मनी। लास्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। सरकार के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी मिंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट इशू करने का अंडर इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। ये चैप्टर हमारा पूरा काफी डिटेल में कंप्लीट हो गया। 2 होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्लीज अगर लेक्चर अच्छा लगा ना तो एक कमेंट छोड़ देना और एक बार आपका जो भी ग्रुप है फ्रेंड्स का, जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना इको बीएसटी, प्लीज उन लोगों के साथ में शेयर कर देना। बीएसटी के अंदर भी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स हमारे 1 शॉट में कंप्लीट कर लिए। मेरे कहने पर एक बार सारी की सारी प्लेलिस्ट चेक करना, बहुत सारी डिटेल्ड प्लेलिस्ट है। अगर आप यही चैप्टर टीआर जैन से पढ़ना चाहते हो तो लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो, उसमें मैंने हर चैप्टर को टीआर जैन से पढ़ाया है। इस साल वाली प्लेलिस्ट में मैं हर चैप्टर संदीप गर्ग से पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज मेरे कहने पर एक बार प्लेलिस्ट चेक करना। दिस चैनल विल हेल्प यू अ लॉट। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स ओनली करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, और एक है लोन्स गिवन बाय बैंक।
बताना मुझे कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन एट हायर इंटरेस्ट रेट मनी डिमांडेड कम्स डाउन। रीजन है व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप holding money amounts to holding more of interest earning deposits and thus more interest received। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही, आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स के अंदर करने हैं। बाकी कहीं पर भी अगर कोई भी दिक्कत होती है आप आराम से एप्लीकेशन पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये जो नोट्स हैं ये प्रिंटेबल पेड नोट्स हैं, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यू जस्ट हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट और ये सारे प्रिंटेबल पेड नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।